कृषि जागरण के सभी श्रोताओं, सभी पाठकों और फेसबुक प्रशंसकों को देव भारद्वाज का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के एक छोटा सा ब्लॉक है निरमंड, और इस निरमंड ब्लॉक में एक पंचायत है खरगा, और कुल्लू ज़िले की जो है बॉर्डर पे जो है ये स्थित है। और यहाँ से जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट जो है वो स्टार्ट होता है। तो 4-5 पंचायतें जिसमें सरगा, कुशवा, खरगा, तुन्नन, ये 4 पंचायतें आती हैं। वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड एरिया एक टाइम में था, लेकिन आज ये सारा का सारा एरिया जो है रोड के साथ कनेक्टेड है। और मेरी जो प्रारंभिक जो शिक्षा है, मैंने 10वीं तक की पढ़ाई जो है वो यहीं से की है। और उसके बाद मेरा जो ग्रेजुएशन है वो गोविंद बल्लभ पंत महाविद्यालय रामपुर बुशहर से मैंने बीए किया है। और उसके बाद जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है वो पंजाब विश्वविद्यालय से हुआ है। मैं 2001 में जो है पंजाब विश्वविद्यालय से पास आउट हुआ हूँ। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही जो है मेरी जो एंटरप्रेन्योर जर्नी है वो स्टार्ट हो गई थी। जब मैं लास्ट ईयर में था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के पंजाब विश्वविद्यालय में, तब मैंने एक पहली कंपनी जो है वो सेटअप की थी, विच वॉज अ पार्टनरशिप फॉर्म देव प्रमोशंस के नाम पे। और पढ़ाई के दौरान ही जो है मैंने चंडीगढ़ में छोटी छोटी इवेंट्स कराना, एग्जीबिशंस को मैनेज करना, पढ़ाई के साथ जो है ये काम शुरू किया था। मेरे जो पिताजी हैं स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी, उनका देहांत 1991 में, तब मैं 10th में पढ़ता था। और उसके बाद जो है पढ़ाई का जो खर्चा है वो सारा का सारा हमने खुद मैनेज किया है, और हमारी माता जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया। और इस 1.5 साल का जो मेरा पढ़ाई का समय, आखिरी 1.5 साल जो मेरा पंजाब विश्वविद्यालय में रहा है, उस दौरान जो है मैंने एक कंपनी की स्थापना की थी जिसका नाम था देव प्रमोशंस। और इसके अंडर जो है हम लोग काफ़ी सारी इवेंट्स और एग्जीबिशंस और बिज़नेस प्रमोशन एक्टिविटीज़, ये सब जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में किया करते थे। और इसी दौरान जो है मेरी मुलाकात मेटाफर नेस्टर्स नाम की एक छोटी सी एक कंपनी थी चंडीगढ़ में। और ये कंपनी जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज, वैस जिनको कहते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में जो है वो प्रोवाइड करती थी स्पाइस को, एयरटेल को, रिलायंस को, बाद में आइडिया आया, वोडाफोन आया, इन सभी को वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं। जैसे हम लोग जो है 1 to 1 प्रेस करते हैं, और उसके बाद हम मंडी रेट के लिए जो है 1 दबाते हैं, राइट। टिकट बुकिंग करने के लिए हम 2 दबाते हैं। इनको वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं। तो मेरा जो पहला जो एक्सपीरियंस रहा जॉब करने का, उसमें जो है मुझे पहला ही काम जो है मुझे स्पाइस टेलीकॉम की एग्री ट्रैक सर्विसेज बिल्ड करने का जो है मौका मिला। एग्री ट्रैक सर्विसेज में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि क्या होता था उसमें। जब जो है 1 to 1 स्पाइस के यूज़र प्रेस करते थे, और इसके साथ ही जो है उनको अगर जो है वो 5 दबाते थे, 5 दबाने के साथ जो है उनको स्पाइस एग्री ट्रैक में जो है उनको मंडी के रेट्स मिलते थे कि आज जो है धान का क्या प्राइस है अलग अलग मंडियों में पंजाब में। तो स्पाइस जो है उस टाइम पंजाब और कर्नाटका सिर्फ 2 ही स्टेट में ऑपरेशनल थी। मैं बात कर रहा हूँ 2001 की, जब मैं फाइनल ईयर में था अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के, और मेरी जॉब तब जो है स्पाइस में लग चुकी थी। तो उससे जो है मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा कि हम काफ़ी सारे फार्मर से, मंडी में जो ट्रेड करने वाले कमीशन एजेंट्स हैं जो फार्मर प्रोड्यूस ख़रीदते थे मंडी में, उनसे जो है उनके साथ हमने अच्छा नेटवर्क डेवलप किया। उनको डेमो फ़ोन हमने स्पाइस के दिए, और सुबह जब जैसे मंडी खुलती थी तो सबसे पहले जो है वो हमें रेट बताते थे कि आज का मिनिमम रेट ये रहा और मैक्सिमम प्राइस ये रहा। तो 8:30 बजे जो है वो हम चंडीगढ़ में स्टूडियो में रिकॉर्ड करके जो है स्पाइस के सर्वर पे डाल देते थे, और उसके बाद लोगों को पता चल जाता था कि आज जो है गेहूं का प्राइस या धान का जो प्राइस है वो खन्ना मंडी में क्या रहा, जलंधर में क्या रहा, मलेरकोटला में क्या रहा। तो इन सभी को जो है वैल्यू एडेड सर्विसेज कहते हैं। इसके अलावा जो है मुखवाक आता था,
और गीता सार आता था। तो ये सारी सर्विसेज जो है मैंने पहले बिल्ड की। और इसी दौरान जो है मुझे काम करने का मौका मिला। एक आपको मालूम होगा कि एक अंकल चिप्स करके एक पहले कंपनी आती थी, जिसका जो है हमें पेप्सी ने किया था। तो ये फगवाड़ा में जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है फगवाड़ा में जो है आलू लगता था उस टाइम। और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं जो है एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस कंपनीज के साथ काम करूँगा। और वो ये जो पूरा का पूरा समय था 2001 का समय जो है वो था मोबाइल कॉमर्स का, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है मोबाइल में एसएमएस या क्या बोलते हैं हम उसको, आई एम सॉरी फॉर गेटिंग द नेम, जिस तरह से यूपीआई की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, राइट, उस तरह से कोई एक की प्रेस करके जो है आपको उसका प्राइस मिलता था। तो मोबाइल कॉमर्स के दौरान जो है हमने वो सारा काम किया। और उसके बाद जो है मेरा ये कम से कम जो है मोबाइल कॉमर्स में काम करने का जो समय रहा, कम से कम मैंने 5 से 6 साल जो है पूरा पंजाब नॉर्थ इंडिया में जो है काम किया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि 2005 से लेकर जो है इंडिया में आउटसोर्स बिजनेस का बिजनेस काफ़ी बढ़ा। कि अमेरिका की जो कंपनियां जो है अमेरिका में सरवाइव नहीं कर पा रही थी अपने बिज़नेस को, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने अपना जो काम है वो इंडिया को आउटसोर्स करना शुरू किया। तो जिसको हम कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर आम भाषा में। तो ऐसे ही एक कंपनी थी इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज़। इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी गुड़गांव में स्थित कंपनी है। और ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है जीडीएस सर्विस प्रोवाइडर है। जीडीएस मतलब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैं आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूँ कि जिस तरह आप लोग देखते हैं कि एयरलाइन में टिकट के प्राइस या रेलवे टिकट के प्राइस या आप देखते हैं होटल के रूम के प्राइस जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, हर आधे घंटे में, हर 20 मिनट में, या हर 10 मिनट में, हर सेकंड में भी चेंज होते हैं, राइट। तो ये सब होता है डिमांड और सप्लाई के बेस में कि कितने यूज़र जो है पर्टिकुलर रूट की पर्टिकुलर फ्लाइट की जो है टिकट्स अभी बुक कर रहे हैं। अगर बुक करने वाले यूज़र ज़्यादा है, राइट, डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, डिमांड कम है तो जो है टिकट का प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है। तो इस तरह का जो है काम जो है उस कंपनी में होता था। लेकिन मेरा जो इनिशियल मैं कॉल सेंटर में कॉल लेता था। और यूनाइटेड कॉन्टिनेंटल एयरलाइन जो है, जो कि उस टाइम जो है यूएस की सबसे बड़ी एयरलाइन थी, इनका जो है सबसे बड़ा प्रोसेस इस कंपनी में था। तो 450 एजेंट जो है एक टाइम उस पर काम करते थे। इसके अलावा जो है इस कंपनी में काफ़ी सारी एयरलाइन जो वर्ल्ड की टॉप 16 एयरलाइन है, वर्जिन अटलांटिक, इथोपियन एयरलाइंस, साउथ अफ्रीकन एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज और कैथे पैसिफिक, राइट, इन सभी एयरलाइन कंपनी का जो बिज़नेस जो है वो इंटरग्रुप टेक्नोलॉजी में आउटसोर्स होता था। तो वॉइस प्रोसेस पहले थे, लेकिन वॉइस के बाद जो है उसके बाद नॉन वॉइस प्रोसेस आते थे, जिसमें हम कहते हैं फेयर लोडिंग का काम, वो भी जो है इसमें होता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि 2009-10 के बाद जो है वॉइस का जो प्रोसेस है वो यहाँ से फिलीपींस के लिए जो है आउटसोर्स होना शुरू हुआ। तो इंडिया में जो है वॉइस का प्रोसेस कम और जो है टेक सपोर्ट का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा है आज की डेट में। तो लेकिन मैं आपको ये पर्सपेक्टिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा एक्सपर्टी, जो मैंने 7 साल इस कंपनी में काम किया, तो मेरा पूरा का पूरा काम जो है मेरा डेटाबेस का रहा बाद में। एक पोजीशन होती है कॉल सेंटर में वर्कफोर्स मैनेजमेंट की। वर्कफोर्स मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास जो है कितना वर्कलोड है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप एम्प्लॉयज़ की कैलकुलेशन करते थे कि आपको किस शिफ्ट में जो है कितने लोग चाहिए, कितनी कॉल्स आती हैं उनको सर्विस करने के लिए। तो बहुत सारा डेटा आता था और इस डेटा पे जो है बहुत सारे एनालिटिक्स लगते थे। और एनालिटिक्स के साथ जो है हम लोग बहुत सारे बिजनेस डिसीजन जो है वो ड्राइव करते थे। तो बहुत अच्छा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस कंपनी में काम करने का। मैंने काफ़ी दूसरे अलग अलग देशों में काम किया। श्रीलंकन एयरलाइन का जो है प्रोजेक्ट हमने किया, तो मैं कोलंबो काफ़ी टाइम रहा। तो और आईआईएम पास आउट और आईआईटी पास आउट लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। खैर मैं तो एक सरकारी कॉलेज से पढ़ा हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ।
लेकिन सीखने का जो है बहुत अच्छा मौका मिला मुझे इस कंपनी में। और 2008-9 के बाद जो है मुझे ये लगा कि मैं आगे दोबारा से जॉब तो नहीं करूँगा, लेकिन ये था कि बिज़नेस करेंगे तो कुछ ऐसा बिज़नेस हो जो इससे रिलेटेड हो। तो जो कुछ हमने एविएशन सेक्टर में सीखा कि एविएशन में क्या होता है कि सारे के सारे डिसीजन जो है वो रियल टाइम बेसिस पे होते हैं, यानी कि अभी जो है कितनी कॉल्स आ रही है, कितने लोग जो है अभी आपको काम करने के लिए चाहिए, कितने लोगों को आप जो है ब्रेक पे जो है भेजना है। तो ये सारा काम रियल टाइम पे होता था कि अगर आपने आधे घंटे में कुछ मिस कर दिया तो पूरे दिन की परफॉर्मेंस आपकी चली जाती है। तो डेटा जो है बिजनेस डिसीजन को ड्राइव करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डेटा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक हमारे मैनेजर थे सुमित बोहरा जी, वो कहते हैं कि डेटा इज़ गॉड टू मी, कि अगर भगवान भी आके ये बता दे कि ये ठीक है तो मैं उनकी बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक मुझे डेटा नहीं बताएगा कि ये डेटा के अकॉर्डिंग जो क्या ये चीज़ ठीक है। तो अगर आपका डेटा 100% एक्यूरेट है, राइट, तभी आपका जो डिसीजन है वो 100% एक्यूरेट हो सकता है। आपने कोई चीज़ प्रेडिक्ट करनी है, आपने कोई चीज़ फोरकास्ट करनी है, वो तब तक आपका डिसीजन सटीक नहीं होता जब तक आपका डेटा जो है वो सही नहीं है। आप और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, कोई बहुत सारी कंपनियों में आप लोग काम करते होंगे, तो काम करते हुए जो है एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है हर कंपनी में, जिसे हम कहते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस, राइट। कोई भी प्रोजेक्ट जो है के ऊपर कोई लोग काम कर रहे हैं, राइट, तो वो रोज़ की रोज़ जो है वो ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि आज कितने लोग काम पे है, आज कितने घंटों में काम हुआ, प्रोडक्टिविटी क्या रही है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। और MIS के ऊपर ही सारे डिसीजन जो है वो डिपेंड करते हैं। तो मैंने जो है इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी में जो है MIS और वर्कफोर्स मैनेजमेंट जो है दोनों में काम किया है। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला उस कंपनी में काम करने का, अच्छे लोगों के साथ काम किया। इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी में मैंने सुमित बोरा जी के साथ काम किया, और विनय कांची जी जो उस टाइम हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे उनके साथ काम किया। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है हमने वहाँ पे नई बनाई, और नए तरह का MIS सिस्टम डिज़ाइन किया, और काफ़ी अप्रिशिएट भी होता था। और हमने एजेंट्स के लिए जो है वहाँ पे डेली बेसिस पे स्कोर कार्ड बनाने शुरू किए। तो स्कोर कार्ड का मतलब ये है कि रोज़ किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, जब तक आप डेटा की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हो तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपका प्रोजेक्ट या आपकी टीम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर आपने जो है परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपका जो डेटा जो है वो रियल टाइम पे अपडेटेड होना चाहिए। मैं रियल टाइम अपडेशन का इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ मैं आज की डेट में जो है एग्रीकल्चर में करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने 2010 में जॉब छोड़ी तो मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था एक नई कंपनी का मैंने सेटअप किया जिसका नाम था श्रीखंड टेक्नोलॉजीज़। श्रीखंड टेक्नोलॉजी जो है श्रीखंड टेक्नोलॉजीज़ क्या करती थी, बहुत सारे जो बच्चे हमारे आज की डेट में, जैसे मेरा बेटा भी स्कूल में पढ़ता है, राइट, तो हम इसमें जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को मैनेज करते थे कि जो मेरा बेटा जो है वो किस सब्जेक्ट में, किस चैप्टर में, और कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसके जो पीरियोडिक टेस्ट होते थे, क्वार्टरली टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली टेस्ट होते, उन सारे रिकॉर्ड्स को जो है हम लोग एक हिस्टोरिकल डेटा बनाते रहते थे उससे। तो प्रॉब्ली क्या होगा कि जब 10वीं मेरा बच्चा जो है पहुंचेगा और 10वीं जब वो पास करेगा तो मेरे पास एक डेटा होगा ये दिखाने के लिए कि मेरे बेटे ने जो है पिछले 10 साल में किस सब्जेक्ट में कैसा परफॉर्म किया है और उसका सबसे जो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो बेस्ड ऑन दैट जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए राइट करियर आप जो है आप चूज़ कर सकते हैं। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी का जो सार है वो यही है कि बच्चे के अंदर जो स्किल हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, उसको उसी ओर जो है जाने देना चाहिए, उस ताकि जो है उसको कोई भी काम करना जो है या पढ़ाई करना जो है उसको बर्डन ना लगे। जबकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है। कि इंडिया में क्या होता है कि शर्मा जी का जो बेटा है वो, या शर्मा जी की बेटी जो इंजीनियरिंग करे तो मेरा बेटा या मेरी बेटी भी इंजीनियरिंग में जाएगी। ज़रूरी थोड़े ही है। मेरे बेटे को हो सकता है इंजीनियरिंग के बजाय आर्ट,
मैं आर्ट में ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट हो। तो ये एक पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि मेरे जो एग्रीकल्चर में जो है डेटाबेस, और वो भी रियल टाइम डेटाबेस का जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ये सब उसका बैकग्राउंड था कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एग्रीकल्चर में देखो, आप जो है गूगल कर लीजिए, अगर आप जो है ये देखना चाहें कि हिमाचल प्रदेश में कितने लोग जो है एप्पल के फार्मर हैं। मैं एप्पल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे बड़ी जो है एप्पल एप्पल इंडस्ट्री कह सकते हैं, बहुत सारे लोग पॉलिटिशियन कहते हैं एप्पल इंडस्ट्री इसके लिए। लेकिन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में जो है सेब का बहुत बड़ा योगदान है। अप्रॉक्सीमेटली स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शायद 6 से 8% जो है वो एप्पल इंडस्ट्री से आता है हिमाचल प्रदेश के लिए। और हिमाचल प्रदेश के बाद जो दूसरा जो सबसे बड़ी जो क्रॉप हम लोग करते हैं, शायद आप लोगों को मालूम ना हो, कॉर्न जो है बहुत बहुत होती है हिमाचल प्रदेश में। कॉर्न को मैं इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि हमारे जो एक डिस्ट्रिक्ट है चंबा, चंबा की जो मक्की है उसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, शायद किसी को मालूम भी नहीं होगा कि वर्ल्ड वाइड जो है जब भी मेज़ की ब्रीडिंग होती है तो राइट, तो उसके लिए जो फाउंडेशन जो सीड है वो जो है चंबा से लिया जाता है। चंबा की जो मक्की है वो इतनी अच्छी है, लेकिन हम लोगों को शायद मालूम नहीं होगा। मैं भी कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें जो है चंबा की मक्की के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ था। दूसरा पर्सपेक्टिव ये बताने का इसलिए भी है कि बहुत सारे जो फूड पार्क्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ने या भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एक मिनिस्ट्री है, हरसिमरत कौर बादल जी जिसकी मंत्री हैं, तो उनकी एक स्कीम थी बहुत पहले कि फूड पार्क्स बनाए जाएं हर स्टेट में। तो हिमाचल प्रदेश में भी एक फूड पार्क बनाया गया है ऊना में। और आप देखिए कि फूड पार्क जो है ऊना में बनाया गया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लो अगर हमें एप्पल प्रोसेस करना है तो क्या हमें एप्पल को पहले ऊना ले जाना पड़ेगा? और ऊना में ही जो है एप्पल के अलावा जो है एक कॉर्न प्रोसेसिंग यूनिट भी है। मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पिछले बार जब लास्ट टाइम में मिला था तो मिस्टर राजेश शर्मा IAS ऑफिसर है, वो डायरेक्टर इंडस्ट्री थे उस टाइम। उनसे बातचीत हुई कि देव जी ऊना में एक प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको कॉर्न चाहिए, और बद्दी में भी कोई एक यूनिट थी, उनको राजमा चाहिए प्रोसेस होने के लिए। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि कितने लोगों ने इस बार राजमा लगाई है, किसी को मालूम नहीं कि कितने लोग जो है वो कॉर्न की फार्मिंग करते हैं हिमाचल प्रदेश में। कोई डेटा नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ यूनिट्स की बात बता रहा हूँ। अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री से आज पूछने जाऊँ कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज और स्टेट लेवल वाइज पे जो है कितनी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, तो उनके पास कोई डेटा नहीं है। उनके पास सिर्फ वही डेटा होगा जिसके लिए उन्होंने लोन दिया होगा। दूसरी बात जो है, किसी को भी ये नहीं पता, अगर आप एक्साइज डिपार्टमेंट के पास जाओ तो अगर आप उनसे डेटा लेने जाओ कि हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे बल्क बायर्स हैं या होलसेलर हैं जो फार्मर से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कॉर्न खरीदते हैं, जौ खरीदते हैं और दूसरी कमोडिटी खरीदते हैं, कोई डेटा नहीं है किसी के पास। तो जब तक डेटा ही नहीं है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मार्केट लिंकेजेस कैसे पॉसिबल होंगे? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है किसान भाई लोग में, काफ़ी एप्पल के ऊपर जब मैंने काम स्टार्ट किया था 2012 में, तो मैं 2012 से 2015 हिमाचल प्रदेश में एप्पल ग्रोइंग रीजन में शायद ही कोई ऐसा एरिया रहा हो जहां मैं नहीं गया हूं, जहां मैं फार्मर्स के साथ मैंने इंटरेक्शन नहीं की है। तो मैंने जो है हर गांव में जाकर जो है सॉइल के सैंपल लिए हैं। सॉइल टेस्टिंग नहीं करते हैं लोग, वो हमने स्टार्ट किया, और सॉइल की रिपोर्ट्स हमने बनानी शुरू की हिमाचल प्रदेश में। तो जब तक आपको यही नहीं मालूम कि कितने लोगों ने जो है रॉयल डिलीशियस लगाया हुआ है, रॉयल डिलीशियस जो है कितना प्रोडक्शन निकलेगा इस बार। हालांकि जो है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जो है सीज़न से पहले जो है एक एस्टीमेट बनवाता है अपने HDOs के थ्रू। तो मैं तो देखता हूँ कि ज़्यादातर जो है कुशल मेहता जी चिड़गांव में एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, बहुत प्रोग्रेसिव आदमी हैं, उनका ही जो है हम अपडेट देख पाते हैं। बाकी किसी HDO का अपडेट जो है वो कहीं दिखता नहीं है। तो जब तक रियलिस्टिक डेटा नहीं होगा तब तक जो है आपको ये नहीं मालूम कि जो है कितनी क्रॉप जो है कब हार्वेस्ट होगी, कब वो मंडी में आएगी।
मैंने एप्पल ट्रेडिंग का काम भी किया है, राइट। हमारा अपना एक ग्रेडिंग पैकिंग यूनिट भी है, राइट। तो एप्पल का ऐसा कोई एप्पल बिजनेस का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने खुद प्रैक्टिकली नहीं किया है। और ये सब करने का जो मतलब था वो यही था कि हम इस पूरे बिजनेस को समझें और फिर देखें कि कहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को, उन गैप्स को हम कैसे मीट अप कर सकते हैं। आप देखिए कि नेरवा एक जगह है, नेरवा में सबसे ज़्यादा टमाटर होता है, मतलब एक दिन में जो है 100+ गाड़ियाँ भी जाती है वहाँ से। वहाँ का जो टमाटर है वो 35 से 40 रुपये जाता है। तो मैं बहुत सारे फार्मर्स को जानता हूँ, मेरे एक पड़ोसी हैं शिमला में, नेगी जी, वो कहते हैं कि हमारा 40 रुपये के जी सेब बिकता है, टमाटर बिकता है, तो हम सेब क्यों लगाएं। और वहाँ पे इतना टमाटर वेस्ट होता है, उसकी प्रोसेसिंग का कोई नहीं है। अब क्या, जो टमाटर बहुत ज़्यादा पक जाता है, राइट, उसको क्या मैं ऊना ले जा सकता हूँ प्रोसेस करने के लिए? वो तो पानी हो जाएगा तब तक। तो प्राइमरी प्रोसेसिंग जो है वो क्लस्टर लेवल पे आनी चाहिए। आप पता, मालूम नहीं कि सरकार को ये बात कब समझ में आएगी। प्राइमरी प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जितने भी हम छोटे लोग हैं, छोटे उद्योग हैं, मुद्रा लोन मिलता है लोगों को, उनको छोटे छोटे यूनिट्स जो है वो वहाँ पे लगाने चाहिए जहाँ पे क्रॉप होती है। उसको जो है मैं 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर जो है वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाऊं, तो प्रोसेसिंग यूनिट के लिए तो वो बाइबल ही नहीं रहेगा। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, मतलब अगर मैं हिंदुस्तान भर की बात करूं, प्रोसेसिंग के लिए जो है अलग से वैरायटीज़ होती हैं, चीपर वैरायटीज़ होती हैं, राइट। ये इंडिया का कॉन्सेप्ट है प्रोसेसिंग का। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखो तो बेस्ट क्वालिटी क्रॉप जो है यूएस में वो प्रोसेसिंग के लिए जाती है। इंडिया में फार्म प्रोड्यूस का जितना भी हम जो है ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स हम लोग जो है उगाते हैं, उसका 35 से 40% तो जो है वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रोसेसिंग के लिए कुछ है ही नहीं क्लस्टर लेवल पे। एप्पल में देखो, एप्पल में जो है प्रोसेसिंग लगभग ज़ीरो ही है। एक टाइम एचपीएमसी खरीदी थी, आज की डेट में एचपीएमसी का कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं है। डेप्ट रिटर्न कंपनी है एचपीएमसी आज की डेट में। 8 रुपये वाला जो ये सेब लेते हैं वो भी पूरा नहीं ले पाते हैं, उसके आपको फार्मर को पैसे भी नहीं मिलते, उसके बदले में कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो आपको चिपका देते हैं। तो प्रोसेसिंग में जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और प्रोसेसिंग जो है वो प्राइमरी लेवल की क्लस्टर लेवल पे होनी चाहिए, और क्लस्टर लेवल से जो है फिर बड़े बायर को जाए। जैसे मान लीजिए कि जो है नेस्ले जो है का एक मैगी का सॉस आता है, या किसान केचप आता है, राइट। किसान केचप, और जैसे ये आपका डाबर कह लो या आप नेस्ले कह लो, नेस्ले का पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। नेस्ले खुद बना नहीं सकता, नेस्ले को बनाने वाली कंपनियां चाहिए जो नेस्ले के ब्रांड में जो है बना के जो है नेस्ले को सप्लाई करें। तो ये काम जो है क्लस्टर लेवल पे ही हो सकता है। क्लस्टर लेवल पे बड़े 200 ड्रम, 200 लीटर के ड्रम, 500 लीटर के ड्रम में जो है हम लोग टमाटो सॉस या टोमेटो केचप बना के जो है नेस्ले को दे सकते हैं। नेस्ले अपने ब्रांड में या डाबर अपने ब्रांड में जो है उसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डाल सकता है। ये स्ट्रेटजी जो है होनी चाहिए, और इससे जो है लोकल लेवल पे रोज़गार भी पैदा होगा, राइट, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोकल लेवल पे बनेगा। और लोकल लेवल पे जितना काम हो, मैं ये नहीं कहता कि फिनिश्ड प्रोडक्ट आप जो है लोकल लेवल पे बनाओ, फिनिश्ड प्रोडक्ट आप बना सकते हो, लेकिन वो छोटी क्वांटिटी में ही होगा, आप स्केल अप नहीं कर सकते उस बिज़नेस को। तो जितना आप जो है आप लोग ये इंफॉर्मेशन जो है आप जितना भी हम प्रोसेसिंग को जो है क्लस्टर लेवल पे जाएंगे। आपको याद होगा कोटगढ़ में एक लेडी है, कोटगढ़ बगीचा के नाम से इनका एक प्रोसेसिंग यूनिट है। ये जेम्स चटनी वगैरह बनाती हैं एप्पल से, और ये एप्पल का जो पल्प है उसको साल भर के लिए प्रोक्योर कर लेती हैं, उसको स्टोर रखते हैं, फिर उसको बनाती है, और उनका बहुत अच्छा काम है। मैं ट्रेड फेयर में उनसे मिला था दिल्ली में, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, तो हर साल वो आते हैं और अच्छा बिकता है। हिमाचल का भूरा जैम जो है वो वर्ल्ड फेमस है, 5 स्टार होटल्स में जो है आपको भूरा जैम मिलेगा आपको। उसी तरह से जो है पीच हट है एक, जो स्टोन फ्रूट्स के ऊपर काम करती है, ये सिरमौर में है, इनका बहुत बढ़िया काम है। ये जैम्स बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं।
तो हम लोगों को आज की डेट में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो है, हालांकि मैं कृषि मंत्री से भी 2-3 बार बात कर चुका हूँ इस मामले में कि सर जब तक जो है आपके पास फार्मर का रियल टाइम डेटा नहीं होगा तब तक जो है ना तो आपके मार्केट लिंकेजेस बनेंगे, ना ही आप एग्री बिजनेस को ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। फार्मर का लॉस ही होगा उससे, फार्मर का फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आजकल के सिनेरियो में जो निकल के आई है वो ये है कि अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है कि अब जो है जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको मंडी में बेचने की ज़रूरत नहीं है, दे कैन डायरेक्टली सेल टू एनी कंपनी और एनी बल्क बायर, जो कि एक अच्छा डिसीज़न है। अगर आप एपीएमसी एक्ट पढ़ेंगे तो एपीएमसी एक्ट में ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है कि 40 किलोग्राम से ऊपर कोई भी चीज़ अगर फार्मर को बेचनी है तो वो सीधे ग्राहक को नहीं बेच सकता, बल्कि उसको जो है किसी न किसी एपीएमसी में वो बेचने के लिए जाना पड़ेगा। तो ये क्लॉज जो है अब हटा दिया गया है। और पहले धीरे धीरे जो है, जब जैसे आपने देखा हो कि एक बार प्याज के प्राइस बहुत बढ़ गए थे, अटल जी की जब सरकार थी तो वो सरकार जो प्याज के कारण जो वो गिरी। फिर टमाटर के प्राइस कभी बढ़ते हैं, कभी जो है आपके अरहर के रेट बढ़ते हैं। तो एपीएमसी का ये तरीका है काम करने का। एपीएमसी जो है वो किसी न किसी एक कमोडिटी को ऊपर चढ़ाते हैं। आप शिमला में, दिल्ली में एप्पल सीज़न के दौरान जाओ तो अगर आप ट्रेंड को अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 दिन जो है वो मार्केट को जो है अप लेके जाते हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है तो लोगों को लगता है कि यार हाँ प्राइस बहुत अच्छा है, तो जितने भी सेब के लोग हैं, वो सेब के जो किसान हैं राइट, वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करेंगे। और जब बहुत सारे लोग एक साथ हार्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि सारा का सारा जो एप्पल जो है वो एक साथ में जो है मंडी में आ जाता है। जब सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो क्या होगा, रेट गिर जाएगा। तो जितना पहले 3 दिन जो है वो रेट बढ़ाया है उससे ज़्यादा जो है वो रिकवर कर लेते हैं। अगर आप वॉशिंगटन एप्पल्स या जो दूसरे जो ब्रांडेड एप्पल्स आते हैं जो वर्ल्ड वाइड इंडिया जो है एक्सपोर्ट करके लाता है सेल के लिए, वहाँ पर जो है हर एक एरिया के लिए स्पेसिफिक वेराइटीज़ हैं जो कि वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नमेंट है वो उसको रेगुलेट करते हैं। उनका अपना स्प्रे शेड्यूल होता है, सब कुछ अपना होता है, और वो हार्वेस्ट भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं। तो उनको हार्वेस्ट करने का गो हेड भी जो है एचडीओ देता है वहाँ का, तब जाके वो हार्वेस्ट होता है। हार्वेस्ट होने के बाद जो है वो कूल डाउन होती है, स्टोरेज में जाती है, उसके बाद वो सेल आउट होती है। हम लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो रीथिंक करने की ज़रूरत है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डेटा, जो कि हमारे पास नहीं है। मैं लाइव सेशन के दौरान जो है एक वीडियो शेयर करने वाला था हमारे प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रियल टाइम डाटा है ही नहीं। जब रियल टाइम डेटा नहीं होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि कितना प्रोक्योर करना है, कितना बेचना है, कितना एक्सपोर्ट करना है। उन्होंने खुद ही जो है एक एग्जांपल दिया था कि हम जो है 8 रुपये में चीनी एक्सपोर्ट करते हैं और 80 रुपये में ख़रीदते हैं। तो जब तक हमें मालूम ही नहीं है, देखो हमारे पास जो है एक बहुत अच्छा डेटा बनाया है भारत सरकार ने, आधार जो है, आधार के थ्रू जो है हम लोगों को आज की डेट में ये मालूम है कि किस स्टेट में, किस कम्युनिटी के, किस रिलीजन के, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं राइट। उनके कंजप्शन पैटर्न हम लोगों को मालूम है राइट। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें कल्टीवेशन के लिए जो है हमें एरिया एलोकेट करना चाहिए। क्या प्याज सिर्फ नासिक में ही पैदा हो सकता है? नासिक के अलावा और कहीं प्याज नहीं हो सकता है क्या? हम हिमाचल प्रदेश में जो है प्याज पैदा कर सकते हैं, हमें नासिक से क्यों लाना पड़े? सरकार को, कृषि मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि हमारी जो है कमोडिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है और उस कमोडिटी को जो है हमें कितने एरिया में कल्टीवेट करना चाहिए। अगर आप देखो कि एमएसपी है, एमएसपी के अंदर कितनी कमोडिटी आती है? लार्जली 3-4, उससे ज़्यादा नहीं आती। बहुत सारे लोग जो है वो वीट और राइस इसीलिए करते हैं क्योंकि जो है एफसीआई खरीदता है उसको, लेकिन एफसीआई भी सिर्फ 6% फार्मर से खरीदता है ऑल ओवर इंडिया में।
कुछ लोगों के पास, कुछ एजेंसीज के पास जो है कुछ डेटाबेस है, लेकिन वो उनके अपने मतलब का डेटा है। उससे आप स्टेट लेवल के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते, नेशनल लेवल के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं बना सकते। तो मैं बात करता हूँ कि एक ज़ीरा का एक ज़ीरा ट्रेडिंग की एक कंपनी है, वो ऑल ओवर इंडिया में जो है ज़ीरा का ट्रेड मॉनिटर करती है। ऐसी ही दूसरी कंपनी है एक जो सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे काम करती है। लेकिन इंडिया में ज़ीरे का बिजनेस ही जो है 10,000 करोड़ के ऊपर का है। वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। 135 करोड़ लोग हैं हम लोग। कितना बड़ा कंजप्शन है। अगर एक कमोडिटी के ऊपर भी काम किया जाए तो भी आपका बिजनेस 1,000 करोड़ से ऊपर का है। आप सभी लोग जो है को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डेटा का कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे पास कोई डेटा नहीं है। हालांकि भारत सरकार की जो है एक स्कीम थी जिसके अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेंसस करने का जो है पैसा मिलता है, लेकिन वो पैसा उसके लिए यूज़ ना होके क्या करते हैं डिपार्टमेंट जो है उसका, कभी कंप्यूटर खरीद लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी क्या कर लिया, राइट। वो पैसा ऐसे ही वेस्ट होता है, जो एक्चुअल में काम है वो नहीं होता। तो मैं ये सारे इश्यूज इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि डेटा का जो इशू है वो इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि जब तक ये मैनेज नहीं होगा तब तक ना सप्लाई चेन बन सकती है, ना मार्केट लिंकेजेस फॉर्म कर सकते हैं। मार्केट लिंकेजेस, मेरे पास जो है काफ़ी सारे फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। आपको मैं बता दूं कि एक कंपनी है लाहौल एग्जॉटिक फूड्स। ये कंपनी हमने 2019 में बनाई थी, और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो है गाज़ियाबाद में। और हम अभी लोग जो है हाई प्रोटीन बिस्किट्स बना रहे हैं और हाई विटामिन सी बिस्किट्स बना रहे हैं। लाहौल स्पीति में जो है एक वाइल्ड फ्रूट होता है सीबकथॉर्न, हम उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करके जो है उसको जूस में और उसको सॉलिड प्रोडक्ट में जो है हम लोगों ने डाला है। इसका जो है सबसे बड़ा इशू ये इसका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये इसमें विटामिन सी जो है 100 ग्राम में अप्रॉक्सीमेटली 419 mg होता है, विच इज़ हाईएस्ट इन एनी प्रोडक्ट। तो कोरोना जैसी महामारी जो आजकल जो फैल रही है, तो किसी भी तरह का फ्लू होता है तो विटामिन सी आपको रेकमेंड करते हैं, तो वो हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है। और हमने उसका प्रोडक्ट बना के जो है पिछले साल जो है 30 नवंबर को जो है हमने जयपुर में लॉन्च भी किया था। हिमाचल प्रदेश के जो कृषि मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी, वो उसमें एज ए चीफ गेस्ट भी आए थे, और उनके हाथ के कमलों से इसको हमने लॉन्च भी किया था। और प्रोटीन बिस्किट्स हैं, तो प्रोटीन बिस्किट बनाने के लिए जो हम इसमें बेस मटेरियल यूज़ करते हैं वो होता है वंशी व्हीट। ये जो है भारत की बहुत पुरानी एक वैरायटी है जिसमें लोएस्ट लेवल पे ग्लूटेन होता है, और इसमें जो है 8 से 10% के बीच में जो है प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन युक्त गेहूं जो है हम लोग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कल्टीवेट कराते हैं, और वहाँ पे कल्टीवेट करने के बाद जो है हम इसको डायरेक्टली किसी ट्रेडर को नहीं बेचते, बल्कि सीधा जो है ये प्रोसेसिंग यूनिट को जाता है। तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं सुमित सिंह जी, ये प्रोसेसिंग यूनिट चलाते हैं, और इनको जो है सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अभी रिसेंटली जो है 4 दिन पहले जो है एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया जिसमें 28 जड़ी बूटियाँ जो है बिस्किट्स में जो है इन्होंने इन्फ्यूज़ की है। तो जैसे आप देखते हैं कि डाबर ने जो है काढ़ा लॉन्च किया था, लेकिन उस काढ़े को आप पी नहीं सकते, वो इतना कड़वा है। लेकिन जब आप इस बिस्किट को खाएंगे आपको कड़वाहट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, आप बिल्कुल भी फील नहीं करोगे उस तरह की। तो मेरा सब कुछ कहने का मतलब ये है कि अगर जो है एक प्रोसेसिंग यूनिट है, और उस प्रोसेस यूनिट को क्या रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग जो है हमें बैकएंड में जितने हमारे फार्मर है, कौन कौन फार्मर है उसको उगा रहे हैं, उन सबको लिंक करने का एक ही माध्यम है, वो है डेटा। मित्रों, मेरा एक और प्लेटफॉर्म है kisanmanch.com। तो kisanmanch.com में हम लोग जो है फार्मर की डिमांड को एग्रीगेट करते हैं कि फार्मर को क्या चीज़ चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, राइट। तो जब जो है हमारे पास बहुत सारे फार्मर की इकट्ठी डिमांड आती है तो हम इंडस्ट्री से नेगोशिएट करके लो प्राइस पे जो है वो प्रोक्योर करके फार्मर ग्रुप को, एफपीओज़ को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ को, सोसाइटीज़ को जो है वो प्रोवाइड करते हैं।
ये है इनपुट एग्रीगेशन का काम, कि इनपुट यानी कि जो फार्मर्स के लिए है। अब फार्मर से जो है जो चीज़ वो उगा रहा है उसको भी हम लोग एग्रीगेट करते हैं, डेटा बनाते हैं उसका कि किस फार्मर के पास कितनी ज़मीन है, उसके फार्म को जियो टैग किया जाता है, उसके लैंड रिकॉर्ड को उसके साथ अटैच किया जाता है, उसका आधार आईडी उसके साथ लिंक्ड रहता है, राइट। तो जब ये इतने सारे डेटाबेस होते हैं हमारे पास और हमारे पास वैरायटी होती है कि कौन सी वैरायटी उसने लगाई है, तो वैरायटी से मैं ये मेरा सॉफ्टवेयर ये कैलकुलेट कर सकता है कि ये कितने दिन बाद जो है मार्केटिंग के लिए आएगी। तो अगर मेरे पास जो है 1.5 महीना 2 महीना पहले ही मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इतने सारे फार्मर ने कॉर्न लगाई हुई है और सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है ये मार्केट में आएगा, तो सितंबर तक मेरे पास टाइम है ना उसको मार्केट करने का, मार्केट लिंकेजेस जो है वो ढूंढने का। अभी पिछले 1 महीने में ही जो है हमारे पास जो है लगभग जो है 8 से 9 कंपनियों के साथ जो है हमारा करार हुआ है, जिसमें एक औरंगाबाद में एक प्रोसेसिंग यूनिट है जिनको जो है लहसुन, अदरक, प्याज और हल्दी, ये 4 चीज़ें जो है उनको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होती है। और वो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे आपका कोका कोला हो गया, आईटीसी हो गया, पेप्सी हो गया, जो चिप्स वगैरह बनाते हैं, कुरकुरे बनाते हैं, राइट, और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट, मैगी बनती है नेस्ले की, तो उनके लिए जो है ये इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करते हैं। तो अब अगर मुझे मालूम हो कि इतने लोगों ने जो है गार्लिक लगाया तो मैं लिंक कर सकता हूँ ना उनको इंडस्ट्री के साथ। जब हमें पता ही नहीं होगा कि मार्केट में जा जाके घूमना पड़ेगा, तो इतना टाइम किसके पास है वेस्ट करने के लिए। दूसरा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि क्या होता है जब मार्केट लिंकेजेस नहीं होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो है टाटा ने एक वो लगाया था, प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप की थी जिंजर प्रोसेसिंग के लिए। और नॉर्थ ईस्ट में जो है अदरक बहुत होता है और बहुत फेमस है नॉर्थ ईस्ट का अदरक, खास करके अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, राइट, यहाँ से जो अदरक आता है उसकी बहुत डिमांड है। लेकिन उस अदरक में एक और इशू है कि उसमें जो है जो फाइबर है वो ज़्यादा है, रेशा ज़्यादा है। और दूसरा जो है टाटा बहुत बहुत बड़ा एंटरप्राइज है, इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्राइज है, वो 100 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते थे, उन्होंने इन्वेस्ट किया और जो 3 से 4 साल के बाद जो उनको फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं चला कि कितने फार्मर ने जो है जिंजर लगाया हुआ है और कौन सी वैरायटी लगाई हुई है, कब हार्वेस्ट होगी, कब हमारे पास आएगा, कोई डेटा ही नहीं है किसी के पास। 2018 में जो है दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट बिजनेस समिट हुआ था, आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे मेरी पिक भी देख सकते हैं, मैं आई वाज स्पीकिंग इन दैट इवेंट कि दैट हाउ वी कैन इंटेग्रेट एंटायर वैल्यू चेन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। वो चाहे फार्मर हो, वो चाहे इनपुट कंपनीज हो, वो चाहे ट्रांसपोर्टर हो, वो चाहे आपका स्टोरेज वाला बंदा हो, वेयर हाउसिंग वाला बंदा हो, लोकल डिलीवरी वाला हो, हाइपर लोकल डिलीवरी वाला बंदा हो, राइट। जब तक इन सभी लोगों को इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तब तक जो है कोई भी सल्यूशन जो है एग्रीकल्चर का नहीं निकलने वाला। हमने जो है फेस्कॉप जो है 2019 में बनाया, 2019 में जो है लगभग जो है मैंने 5 से 6 महीने जो है हरियाणा सरकार के साथ काम किया। हरियाणा में आईएएस ऑफिसर थे मिस्टर बालाजी जोशी, अजीत बालाजी जोशी, वो डायरेक्टर जनरल एग्रीकल्चर थे। तो उनसे मैं एक एग्जीबिशन में मिला था, उनको मेरा पोर्टल बहुत पसंद आया था, तो उन्होंने एक बार इन मीटिंग के लिए बुलाया और फिर उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर की जो है ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या तुम इसको इंटेग्रेट कर सकते हो। तो मेरे पास जो है 90% काम तो ऑलरेडी हुआ ही पड़ा था, तो मैंने सिर्फ 10% काम उसमें और जोड़ा और उनकी सारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कि एक सरकारी विभाग को जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो फार्मर की चाहिए, राइट। तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें इंटीग्रेट की और उसको वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए भी हमने मैकेनिज़्म उसमें डेवलप किया। मगर थोड़ा सा बदकिस्मती ये रही कि जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो वहाँ पे इलेक्शंस आ गए हरियाणा में, और इलेक्शन के बाद जो है बालाजी सर का जो डिपार्टमेंट है वही चेंज हो गया। तो मेरा जो है 8 से 9 लाख रुपए जो है इस एप्लीकेशन को डेवलप करने में लगा और वो अभी तक स्टक है। लेकिन आई एम होपफुल कि अभी आने वाले टाइम में मैं 3 से 4 स्टेट गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, किसी न किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम इसको रन करेंगे और जब ये रियल टाइम डेटा हम लोग जनरेट करेंगे तो ये इंडस्ट्री में सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये सरकार के लिए हेल्पफुल रहेगा, उनको मालूम रहेगा कि अगर जो है इतना प्रोड्यूस हुआ हुआ है, राइट, तो इसको कौन ट्रेड कर रहा है,
जमाखोरी जैसी जो समस्या हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। आप ट्रैक कर सकते हो हर चीज़ को, कौन क्या कर रहा है। और हिमाचल मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो यही है कि यहाँ पे जो है किसानों को कभी भी उनके प्रोड्यूस का जो है सही प्राइस नहीं मिलता। तो वो तब होगा जब तक जो है हम डेटा के ऊपर काम नहीं करेंगे, सरकारें इस बात को नहीं समझेंगी कि वाई डेटा इज़ सो इम्पोर्टेंट। आप देखो कि जियो में जो है इस बार कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी पैसा डाला, फेसबुक ने पैसा डाला, सऊदी अरब की कंपनी ने उसमें हज़ारों करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया। क्यों? क्योंकि जियो का जो फ़ोन नंबर है उसके साथ हम सब लोगों के आधार आईडी लिंक्ड हैं। तो आधार आईडी लिंक करने का मतलब क्या है? क्या आपने देखा कि क्यों मुकेश अंबानी जो है क्यों इस काम को कर रहे हैं? आने वाले टाइम में जो है इंडिया में फिनटेक बिजनेस बढ़ेगा। फिनटेक मतलब कि ऑनलाइन जो है मनी ट्रांजैक्शन का काम जो है वो बढ़ेगा। अगर जो लेट से कि मेरे को कोई लोन लेना है और मेरा क्रेडेंशियल सब कुछ जो है वो फेसबुक या जियो के पास में है, तो उनको मालूम है ना कि मैं कहाँ पे रहता हूँ, मेरे जो है आइडेंटिफिकेशन के जो मार्क्स है वो क्या है, मेरे हैंड मेरे उंगलियों के निशान, आई की रेटिना, एवरीथिंग दे हैव, राइट। वो बिना मेरे से मिले हुए जो है मेरा लोन ऑनलाइन अप्रूव कर सकते हैं, मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। तो फेसबुक ने यूं ही पैसा थोड़ी डाला है रिलायंस जियो में। आने वाले टाइम अभी देखो जियो जो है अभी जियो मार्ट जैसे स्टार्ट किया है, तो जियो के पास जो है हिंदुस्तान में जो छोटे कारोबारी है, जो रिटेलर्स हैं, किराना वाले, 3 करोड़ रिटेलर्स का डेटाबेस है उनके पास। तो वो जो है इंडिया के अली बाबा बनने की ओर अग्रसर है। किसके ऊपर, किसके बेस पे? डेटा के ऊपर। अगर जो है जियो आज की डेट में जो है 1 लाख करोड़ कैपिटल की कंपनी बन सकी है पिछले 4-5 साल में ही, तो उसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है? डेटा को जाता है। तो डेटा इसीलिए इम्पोर्टेंट है। मुकेश अंबानी खुद कहते हैं कि दैट जियो इज़ माय न्यू नेचुरल रिसोर्स। वो पेट्रोलियम बिजनेस में थे सबसे पहले, जो सबसे बड़ा बिजनेस था उनका, लेकिन आज उनको लगता है कि मेरा सबसे बड़ा बिजनेस जो है वो पेट्रोलियम नहीं बल्कि डेटा है। तो मार्केट लिंकेजेस की बात जो है मैंने आपको कि सप्लाई चेन के लिए जो है डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, मैं आपको याद दिला दूं कि दिसंबर के महीने में जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में जो है एक लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर। डॉक्टर अरुण डॉक्टर अरुण हैं हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, और ये सारा का सारा काम जो है जड़ी बूटियों के ऊपर जो है करते हैं। तो जड़ी बूटियाँ जो है वो कमी नहीं है हिमाचल में या और कहीं, सारे हिल स्टेट में जो है बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कौन सी जड़ी बूटी कहाँ से आती है, राइट। किसी को नहीं पता कि जो है कितने लोगों ने अश्वगंधा लगाया है, कितने लोगों ने जो है तुलसी की हुई है, राइट। तो बहुत सारी फार्मेसीज़ हैं। उसी में ही एक फार्मेसी थे धन्वंतरी फार्मेसी वाले। उन्होंने मुझे बताया था कि देव अगर आपके पास ये डेटा है तो आप मेरे साथ कनेक्ट कीजिए फार्मर को। मैं जानना चाहूँगा कि जो है कितनी जो क्रॉप है वो इस बार कल्टीवेट हुई है और कब कब जो है वो हमें मिलेगी। तो उस पर भी मेरा एक लेक्चर था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और उस पर भी हमने इसी बात पे चर्चा की थी कि जब तक जो है मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जितने भी फार्मर्स हैं, राइट, जो किसी न किसी तरह की हर्ब्स की खेती कर रहे हैं या कलेक्ट कर रहे हैं, उनका डेटा नहीं होगा तब तक जो है वो कभी भी पता नहीं चलेगा धन्वंतरी जैसी फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी कंपनी को कि हमें जो है किस चीज़ का रॉ मटेरियल जो है वो कब कितने प्राइस पे कहाँ से मिलेगा। तो ये सभी लोग जो है अमृतसर का जो जड़ी बूटी बाज़ार है या खारी बावली का बाज़ार है या लखनऊ का बाज़ार है, उसके ऊपर जो है सारे संबंध है, सारे सारे जो है उसके ऊपर जो है निर्भर है। सहारनपुर में भी जो है कुछ काम होता है। तो आइडिया मतलब मेरा विचार कहने का ये है कि जितना भी हम लोग आज के डेट में फार्म प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कहीं पे कोई रियल टाइम डेटा नहीं है।
और जब तक रियल टाइम डेटा नहीं है तो आप सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर सकते और आप मार्केट लिंकेजेस बना नहीं सकते हैं। अगर जो है फार्मर को बढ़िया प्राइस चाहिए, सिक्योर्ड बिजनेस चाहिए, राइट, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो यही है कि फार्मर अपना डेटा जो है खुद बनाए। दे कैन कम ऑन बोर्ड ऑन आवर प्लेटफॉर्म fascop.in पे वो लोग आ सकते हैं, अपने खेत जो है उसके ऊपर मार्क कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कि ये वाली क्रॉप मैंने लगाई हुई है, ये वैरायटी लगाई हुई है, इस तारीख को लगाई है मैंने, राइट। तो हम जो है जब मेरे पास ये डेटा जो है पीछे एग्रीगेट होता है तो मैं उसको लिए मार्केट लिंकेज ढूंढ सकता हूँ। या दूसरा एक और मॉडल जो है जो मैं अभी आजकल जिसके ऊपर काम कर रहा हूँ कि हम पहले जो है मार्केट से डिमांड जनरेट करते हैं। हमारे एक मित्र हैं दिनेश जैन जी बेंगलोर में, और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 4000 फैमिलीज़ को जो है डायरेक्ट वेजिटेबल्स फ्रूट्स जो है वो सप्लाई करते हैं। कोविड के दौरान जो है और जो है काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स जो है इन्होंने ऑन बोर्ड लिए हैं, और इनका लगभग जो टारगेट है वो है 55,000 फैमिलीज़ को टच करना बाय द एंड ऑफ दशहरा। तो इनके साथ बातचीत हुई और बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि भाई 55,000 फैमिलीज़ के लिए जो है अगर मुझे राइस चाहिए तो वो कैसे हो सकता है वो काम। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप जो है होलसेलर से ख़रीद लो, राइस मिल से ख़रीद लो, या फिर जो है 55,000 फैमिली की जो है हमने कंजप्शन जो है वो हमने स्टडी की, कैलकुलेट किया, तो हमें पता चला कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 13.5 थाउजेंड MT राइस जो है वो उनको 6 महीने के लिए चाहिए होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उतना ही जो राइस जो है हम बैकएंड पे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो हमने जो है अभी कुछ FPOs को कनेक्ट किया और FPOs को कहा कि हमें 6,500 एकड़ में जो है सोना मसूरी राइस जो है वो कल्टीवेट करना है, और इसको कल्टीवेट करने के लिए जो है सारा का सारा इनपुट जो है क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है वो हम दे रहे हैं, और उसका जो पैसा है जब हम उसको प्रोक्योर करेंगे तब जो है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे और वो जो है क्लाइंट को चला जाएगा। तो क्वालिटी भी जो है बढ़िया रहेगी, राइट। फार्मर को कोई चिंता नहीं है कि मुझे जो है ये कल्टीवेट करने के बाद जो है बेचने कहाँ जाना है। तो एक ये मॉडल है। दूसरा जो है मेरे पास अभी जो है गार्लिक का अभी जो है डिमांड है, और 500 टन के आसपास जो है गार्लिक की डिमांड है, और इतनी ही जो है प्याज और हल्दी की डिमांड है। ये प्रोसेसिंग यूनिट को जाना है। तो दो तरीके से काम, एक तो डिमांड बेस्ड फार्मिंग जो मैं FPOs के साथ कराता हूँ। अभी हम जो है इंडिया में कम से कम जो है 850 FPOs का डेटा है मेरे पास, उनके साथ मेरी लगभग जो है मतलब हर तीसरे चौथे दिन बातचीत होती रहती है बहुत सारे लोगों से, वो क्या कौन कौन सी कमोडिटी पैदा करते हैं। और करीब करीब जो है 225 के आसपास जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं, FPC जिनको कहते हैं, सोसाइटीज़ हैं, ग्रेडिंग पैकिंग सेंटर्स हैं, और काफ़ी सारे लॉजिस्टिक पार्टनर्स के साथ मैं काम करता हूँ। रोहतक से जो है एक हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, वो कम से कम जो 70 से 80 ट्रक जो है वो दिल्ली मंडी से ऑपरेट करते हैं साउथ के लिए। लिंक रोडवेज़ हैं चंडीगढ़ में, उनके जो है साउथ के लिए बहुत अच्छे कैरियर हैं वो लोग। 20 टन का 21 टन का जो ट्रॉला है अगर आपको चाहिए तो वो उनके साथ मिल जाता है। तो इन सब लोगों को साथ में काम करना, प्लस यूपी में जो है कम से कम जो है 200 के आसपास जो कोल्ड स्टोर है जिसमें आलू स्टोर होता है, उसका डेटा जो है वो हमारे पास है, उनके साथ हम बातचीत में रहते हैं। अभी मैं कहूँ 4 दिन पहले ही जो है एक मेरे पास चेन्नई से एक ऑर्डर आया था 40 टन पोटैटोज़ का। तो मेरे पास माल अवेलेबल है, लेकिन लॉजिस्टिक इतना कॉस्टली हो रहा है आजकल, तो वो उस कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रहे हैं। पोटैटो के अलावा जो है अनियन है, टमाटो है। आपने सुना होगा कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है शिमला हिल्स के नाम पे, और शिमला हिल्स का जो प्रोसेसिंग बिजनेस जो है वो साउथ में और नॉर्थ ईस्ट में है। इनसे जो है हम जो है तोतापुरी का जो पल्प है वो हम खरीदते हैं, उनको तोतापुरी सप्लाई करते हैं, टमाटो की प्रोसेसिंग करते हैं, कॉर्न की प्रोसेसिंग करते हैं ये। तो ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है हम लोगों ने लिंकेजेस जो है वो डेवलप किए हुए हैं, लेकिन इसको जो है स्केल अप करने की ज़रूरत है, और स्केल अप बिना डेटा के होगा नहीं। ये तो सारा पर्सनल एफर्ट से हुआ है। जितने 10 साल जो है 2010 से लेकर आज 2020 तक जो है मैंने जितना टाइम एग्रीकल्चर में स्पेंड किया है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, दिस डेटा विच आई हैव
डेवलप्ड इज़ एंटायरली ऑन माई पर्सनल एफर्ट, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से। लेकिन आपको लगता नहीं कि क्या सरकार के पास कोई ऐसा ओपन सोर्स डेटाबेस होना चाहिए था जिसमें सारी की सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हों, उनकी कैपेबिलिटी हो, उनकी कैपेसिटी हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो? ना हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास है, ना वो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, ना उनके पास है। नो बडी नोज नथिंग इन इंडिया। भगवान भरोसे ही है भारत सरकार। भारत का जितना भी जो बिजनेस है वो सब भगवान भरोसे ही चलता है, डेटा के ऊपर नहीं चलता। जबकि अगर जो है हम लोगों को रियलिस्टिक बिजनेस करना है, इंडिया से एक्सपोर्ट करना है, हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी हमारी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो जो सरप्लस है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर जो है आपके पास सरप्लस नहीं है, लॉस मतलब कम है, तो आप सोच सकते हो कि मेरे को कहाँ से मंगवाना चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ का भी डेटा होना चाहिए आपके पास। तो प्रधानमंत्री जी ने बड़े सारे काम किए हैं, कुछ अच्छे काम जो है जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए उन्होंने। और ये अभी जो रिसेंटली जो डिसीजन था एपीएमसी एक्ट में जो उन्होंने अमेंडमेंट किया है, या किसानों को जो है इस बात की छूट मिल गई कि वो डायरेक्टली किसी को भी बेच सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गेम चेंजिंग डिसीजन विच ही हैज़ टेकन। लेकिन उससे भी ज़्यादा अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, एंड आई डोंट नो दैट हु इज़ गोइंग टू डू इट। जितने भी लोग आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, आईएएस ऑफिसर आते हैं बहुत सारी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, वो सभी कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये किया जाना चाहिए। भैया लेकिन करेगा कौन? करने वाले डिसीजन मेकर तो यही हैं। और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ लोगों के, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के, कि वो जो है नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जिससे जो है सभी लोग फैसिलिटेट हों। लोग चाहते हैं कि जितना जो डेटा है, जितना जो बिज़नेस है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, एक पर्टिकुलर लोगों का, या कुछ बिजनेस हाउसेज का ही कंट्रोल रहे। पर हिंदुस्तान में तो ये पॉसिबल नहीं है ना। 135 लोग हैं, सिर्फ 5 लोग, 10 लोग, 5%, 10% लोग ही जो है पूरे बिज़नेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और मिडिल क्लास जो सेक्शन है सोसाइटी का, वो बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है, राइट। उसके बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में भी जो है काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं आज की डेट में। स्टार्टअप्स में देखो कितने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टअप में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है आज की डेट में, वो ये है कि जितने भी लोग जो स्टार्टअप बिजनेस में हैं, अगर उनका बिजनेस मॉडल जो है वो कैश बर्न रेट पे है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपका ऊबर है, ओला है और जोमेटो है, राइट। जहाँ पे जो है वो लोग कस्टमर एक्विजिशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं कि मोर एंड मोर क्लाइंट जो है, या मोर एंड मोर कस्टमर जो है वो एक्वायर किए जाएं, राइट। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पास क्वालिटी कस्टमर भी तो होने चाहिए जिनकी पेइंग कैपेसिटी हो। तो कैश बर्न रेट पे जितने भी स्टार्टअप्स जो है बेस्ड हैं, वो अभी जो है फेज़ आउट होने शुरू हो गए हैं कोविड के दौरान। क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों का जो इकोनॉमिक जो लेवल है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। लोग आलतू फालतू चीज़ों पे खर्च नहीं करते हैं, सिर्फ ज़रूरी सामान की चीज़ें ले रहे हैं। अब स्टार्टअप में सबसे बड़ा चेंज ये आएगा कि वही स्टार्टअप जो है वो सक्सेसफुल होगा जो सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल लेके आएगा, जो यानी कि एक बार पैसा इन्वेस्ट करने के बाद जो है 3 साल, 5 साल, 6 साल के बाद जो है सेल्फ सस्टेन हो जाए। अब ऐसा नहीं कि आज मैं ए सीरीज़ में गया, कल बी सीरीज़ में जाऊंगा, कल सी सीरीज़ में जाऊंगा, आज इतने की फंडिंग मिल गई, कल उतने की फंडिंग मिली, वो सब मैंने स्पेंड कर दी, राइट। जब सब कुछ स्पेंड हो जाएगा तो कहाँ क्या क्या बचेगा? या बहुत सारे जो एस्टेब्लिश्ड जो हाउसेस भी हैं, अगर आप देखो, एनालाइज कीजिए कि जो भारत सरकार की, भारत के जितनी भी बड़ी कंपनी हैं, उनके पास, उनके ऊपर कितना कितना कर्ज है। मुकेश अंबानी जी अभी ये कह रहे थे कि जो जियो जो है लगभग जो है डेट फ्री जो है हम लोग इसको बना रहे हैं। इट्स अ गुड इनिशिएटिव। लेकिन दूसरी कंपनियों के ऊपर जो है कितना डेट है, अदानी का कितना डेट है, और ये सारा डेट कहाँ से जाता है? ये आपका और हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा ही तो है।
जो बिजनेस हाउसेस को जो है एज ए इन्वेस्टमेंट या एज ए लोन जो है दिया जाता है, महिंद्रा को दिया जाता है, जी वालों को दिया जाता है, बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। पब्लिक मनी से ही जो है प्राइवेट जो बिजनेसेस है वो रन हो रहे हैं। लेकिन आपको और हमको अगर 5 लाख या 10 लाख रुपए चाहिए तो बैंक हमें नहीं देता। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ को जो है वो करेक्ट करने की आवश्यकता है। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मेरा टॉपिक था वो था मार्केट लिंकेजेस और लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसके लिए जब तक आपके पास रियलिस्टिक डेटा नहीं है आप कुछ कर नहीं सकते। तो इसी के साथ जो है मैं आज अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली कृषि जागरण हिमाचल टीम, हितुल, अवस्थी जी और समद, आप सभी लोगों ने इस लाइव को पॉसिबल बनाया। और आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी रहूँगा। और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जो है मेरे लिए अगर कोई आपके और क्वेश्चंस हैं या आप अभी आप लिख सकते हैं। मैं 5 से 7 मिनट जो है और लाइव रहूँगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन डायरेक्टली रिस्पॉन्ड ऑन फेसबुक लाइव। प्लीज़ यू कैन कमेंट योर क्वेश्चंस। या फिर आप लोग अभी अगर एक्टिव नहीं हैं, क्योंकि आज सोलर इक्लिप्स भी है और योगा डे भी है, संडे भी है, राइट। तो आप सभी लोग जो है कमेंट सेक्शन में जो है मेरे लिए क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो या आप कोई एफपीओ हो, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे जो है बिज़नेस जो है हम लोग मिल के कर सकते हैं। और ये जो मार्केट लिंकेजेस और जो सप्लाई चेन है जिसका डेटा मेरे पास है, 850 के आसपास एफपीओज़ हैं। और अभी हमने जो है एक और रोबोस्ट डेटाबेस बनाया है इंडस्ट्री का, जिसमें ट्रेडर हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, रिटेल कंपनीज़ हैं, राइट, एक्सपोर्टर्स हैं, बल्क बायर्स है। इसका भी एक डेटाबेस हम लोग जनरेट कर रहे हैं, तो जो डिमांड साइड को एग्रीगेट करता है, राइट। तो हम डिमांड और जो है सप्लाई दोनों का डेटा जो है एग्रीगेट करेंगे, उसको ऑनलाइन कंपेयर करेंगे और इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन और मार्केट लिंकेज जो है आप लोगों के लिए डेवलप करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।